आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ की। अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें भी कहीं पे भी एनवायरनमेंट का सेक्शन आता है, इकोलॉजी का सेक्शन आता है, या फिर मोटा मोटी क्या है कि ज्योग्राफी में भी थोड़ा एक जो इकोनॉमी का ब्लेंड दिखता है, अगर वो तरीके का कुछ क्वेश्चंस कहीं के क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो ये सीरीज़ आपके लिए। और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत फ्रूटफुल होगी, इसलिए क्योंकि आप कोई भी टॉपिक उठाते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो, तो आप इधर उधर हर जगह कहीं करंट अफेयर्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए से भटकते हो 10 तरीके की चीज़ें के लिए। बट आई मस्ट से कि फॉर एनवायरनमेंट शंकर आईएएस की जो ये जो बुक है इज़ होलसम। आपको कहीं किसी और चीज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंडीशन ये है कि ये जो एडिशन मैं अभी इसमें बताने वाला हूँ 8th एडिशन है, 2021 का है ये। तो इसमें ये हो सकता है कि इसके जो करंट के पार्ट्स हैं उसको हम इग्नोर करके चलें, क्योंकि करंट के पार्ट्स हर साल के लिए चेंज होगा। अब जैसे मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो अभी के लोग जो देखेंगे उनके लिए तो अभी के लिए भी नहीं सूटेबल होगा, लेकिन हाँ ठीक है, करंट वाला पार्ट अगर स्किप कर दें तो ये बहुत सूटेबल है। यानी स्टैटिक वाले पोर्शन के लिए, टू बी ऑनेस्ट, स्टैटिक वाले पोर्शन के लिए आप पूरा इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत अपडेशन होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं आपके करंट अफेयर्स में, तो वो आप न्यूज़ से कवर करते हैं, और यही तरीका होता है बाकी सबके पढ़ने का। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज़ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और सबसे पहले शुरू करते हैं हम, पहला ही चैप्टर जो है वो है अपना इकोलॉजी का। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने शंकर आईएएस की बुक से, चैप्टर 1 दैट इज़ इकोलॉजी। ये सीरीज़ कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ ज़रूर अश्योर करूँगा कि अगर आपका साथ बना रहा तो डेफिनेटली सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज़। तो हमारे पास इकोलॉजी में एक चीज़ है कि ओइकॉस जो होता है, ठीक है, क्या होता है ओइकॉस। सो बेसिकली इकोलॉजी कहाँ से आया है, वर्ड कहाँ से है, ओइकॉस है, जिसका मतलब क्या होता है होम। ओइकॉस का मतलब क्या होता है होम या फिर जगह जहाँ पे भी लोग रहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि उस जगह के बारे में स्टडी जहाँ पे भी लोग रहते हैं, जहाँ के लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे इकोलॉजी। ओके, सो मीनिंग क्लियर है, इसका मीनिंग बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। मीनिंग क्या है इसका, होम, ओइकोस का, और लोगोस का मतलब क्या हो गया स्टडी, ठीक है। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर इसको हम देखें तो क्या मतलब हो गया, इट इज़ द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। मतलब नेचर को अगर हम घर मान लें, नेचर वो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं और एवरीबॉडी लिव्स इन नेचर, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे इकोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको इकोलॉजी, ठीक है। अगर हमसे पूछा, अच्छा देखो ये सब चीज़ें ना कहीं आपको पूछी नहीं जाएगी। हो सकता है कि अब कुछ लोग आ जाएं कमेंट करने के लिए या फिर पूछने के लिए, बताने के लिए, या बहुत सारे लोग आपको ऐसे चौक चौपाल चौराहे पे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि अबे यार ये सब कहीं काम नहीं आता है। आई अग्री, ये सब कहीं काम नहीं आता है कि इकोलॉजी किस किस वर्ड से बना है, ओइकॉस या लोगोस क्या मतलब होता है उनके, ये कहीं नहीं आएगा। मे भी हो सकता आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक आपके आंसर राइटिंग को बेटर ज़रूर बना देगा। जब आप आंसर कहीं पे लिखेंगे और उसमें जब आप एक लाइन इस वाली चीज़ को ऐड ऑन करेंगे, दैट इकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, दैट इज़ ओइकॉस एंड लोगोस। ओइकॉस मीन्स टू प्लेस टू लिव एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। सो लिटरली इट इज़ द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। तो ये जो आपके वेटेज हैं, आपके वेटेज बढ़ाएंगे ये, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यार ये ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख रहा, कि मतलब क्वेश्चन आ गया चलो अटेम्प्ट करते हैं। पढ़ के आया बंदा, कंक्रीट है, मतलब इसका जो बेस है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड है, बढ़िया अच्छे तरीके से है। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं आपके आंसर में, ये सब जो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये आपको क्लियरली दिखाते हैं कि भाई कितने डेप्थ का बंदा है ये। खैर, नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी को इज़ डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। ये ध्यान देना है, वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वर्ड इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके साथ, विद ईच अदर, ठीक है, और किसके साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरीके से रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ कैसे रहते हैं, इसी की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को, इसी रिलेशनशिप की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है इट डील्स विद द वेज इन विच, इट डील्स with the ways in which
ऑर्गेनिज्म आर मोल्डेड बाय देयर एनवायरनमेंट। ये किससे डील करता है? ऑर्गेनिज्म जिससे अपने इन्वायरमेंट से मोल्डेड है। हाउ दे मेक यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिलिंग। अब देखो यहाँ पे ये दो वर्ड आ गए, एनर्जी फ्लो और दूसरी है मिनरल साइकिलिंग। ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करता है। एनर्जी फ्लो के तौर पे कर सकता है या फिर मिनरल साइकिलिंग के तौर पे यूज़ करता है, किस तरीके से करता है ये बहुत चीज़ इस पर डिपेंड करेगी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं इकोलॉजी की कि हिस्ट्री क्या है इकोलॉजी की। द रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाइज इन नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री भाई जैसे जैसे नेचर बढ़ा घटा आगे बढ़ा, जैसे भी समय चलता है उस हिसाब से हमारी इकोलॉजी भी होती है, स्टडी ऑफ नेचर भी होता है। और ये लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव इतिहास है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से है तब से लगभग इकोलॉजी है। सिंस अर्ली हिस्ट्री मैन हैज़ इंडल्ज्ड इन इकोलॉजी इन अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ वे, नोइंगली एंड अननोइंगली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, नोइंगली एंड अननोइंगली। कोई कह सकता है कि भाई अभी हम बहुत डेवलप हो गए हैं, अभी जो हमने स्टार्ट करा है यही एक पढ़ाई है, इसके पहले कभी पढ़ाई नहीं, तो ऐसा नहीं है। इकोलॉजी जो है तब भी थी, आज भी आगे भी रहेगी। तब थी तो शायद उतने मेथड से नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट इट कि वो जो कर रहे हैं वो इट्स एक्चुअली अ इकोलॉजी पार्ट। सो ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस आ जाई है, बट इकोलॉजी एग्जिस्ट इन दैट एरा ऑल्सो from when the human civilization exists. In primitive societies, every individual was required to have an intimate knowledge of his environment for their survival. अब देखो जाने अनजाने में हर व्यक्ति को उसके एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज तो होनी ज़रूरी थी। किसके लिए? उसके सर्वाइवल के लिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में चले जाऊँ तो आज से 5000 साल 10,000 साल पहले जो महाराष्ट्र के जो लोग होंगे उनको चाहे कुछ समझ हो ना हो, लेकिन इतनी तो समझ ज़रूर होगी कि इधर सोयाबीन होता है, इधर सोयाबीन हम कल्टीवेट कर सकते हैं। बिहार साइड में चले जाऊँ जिधर में चावल की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोगों को ये तो ज़रूर पता होगी कि चावल कैसे उपजाना है, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ को हमको मान के चलना पड़ेगा कि इकोलॉजी की समझ तो तब भी थी, आज भी है, कल भी होगी, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होगी। मीन्स वी कैन नॉट इग्नोर इकोलॉजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड द वेज। अबाउट द फोर्सेज ऑफ नेचर एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड हिम हर। जैसा कि मैंने वो सोयाबीन का राइस का एग्जांपल दिया, वैसे ही एग्जांपल इसमें दिया गया है कि अपने फूड प्लांट्स के बारे में, एनिमल के बारे में पता तो होना ज़रूरी ही। साथ ही साथ हर जगह पे अलग अलग है, कहीं पे बिल्ली पालते हैं लोग, कहीं पे कुत्ता पालते हैं लोग, कहीं पे गाय पालते हैं लोग, तो अलग अलग तरीके के कैटल फार्मिंग भी होती है। तो वो वहाँ के नेचर पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कैसे ब्रीड्स कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादा, उस तरीके से चीज़ मैनेज होती है इसमें। नेक्स्ट चीज़ है अपने पास कि आर एंशिएंट टेक्स्ट हैव रेफरेंसेस टू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के हमें कुछ एंशिएंट टेक्स्ट में साक्ष्य भी मिले हैं। द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ वैदिक पीरियड की यहाँ पे बात की जा रही है, सच एज वेदास, संहितास, ब्राह्मणास एंड द आरण्यकास उपनिषद। इन सब उपनिषद में भी कंटेंट मैनी रेफरेंसेस टू इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिल जाते हैं। द इंडियन ट्रीटीज़ ऑन मेडिसिन, चरक संहिता के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ज़रूर चरक संहिता के बारे में, जिसमें कि इंडियन ट्रीटीज़ बात करते हैं मेडिसिन पे। और सर्जिकल टेक्स्ट जैसे कि सुश्रुत संहित पे क्वेश्चन भी रिसेंटली आए थे, यूपीएससी ने पूछा था अपने बाकी के दूसरे एग्जाम्स में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट रहता है, आप इसको भी ज़रूर एक बार देख लें। साथ ही साथ जब हम पढ़ते चलते हैं तो इसको भी एक बार टिक करते चलते हैं कि ये सारे वर्ड्स ज़रूर आप एक बार चेक कीजिएगा। ब्रह्मणास, आरण्यकास और संहित,
साथ ही साथ वेद को, ठीक है, चरक संहिता को, सुश्रुत संहिता को, इन सब चीज़ों के बारे में पता करते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कहाँ से आ गई ये सब बातें, ठीक है। तो इन सब बातों में भी क्या मिलता है कि उस पीरियड में भी लोग जो थे उनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी किसकी, प्लांट की, एनिमल इकोलॉजी। बिना उसके मेडिसिन कैसे संभव था, सोचने वाली बात है। These texts contains classification of animals on the basis of habit and habitat। अब ध्यान से देखिए, हैबिट और हैबिटाट दो अलग अलग बातें हैं। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदतें, हैबिटाट जहाँ पे वो रहते हैं। इन दोनों के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन की जाती थी एनिमल्स की और प्लांट्स की। लैंड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स टिपिकली टू वेरियस लोकेलिटीज़। सॉरी, जैसे कि इसमें दिया गया है कि लैंड्स को क्लासीफाई किया गया उसके सॉइल के हिसाब से, जैसा सॉइल वैसा लैंड। जैसे एग्जांपल दूँ मैं तो हमारे तरफ बोलते हैं कि फर्टाइल लैंड है या बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है। क्लाइमेट और वेजिटेशन को भी क्लासीफाई किया गया, और साथ ही साथ प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन भी वेरियस लोकेलिटीज़ में दिए गए। चरक संहिता कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट एयर, लैंड, वाटर एंड सीजन्स वर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। चरक संहिता में कहा गया है कि हवा, भूमि, जल और सीज़न जो है, मौसम जो है, वो इंडिस्पेंसिबल हैं लाइफ के लिए, यानी बहुत ज़रूरी हैं। एंड द पल्यूटेड एयर एंड द वाटर वर इंजूरियस टू हेल्थ। सोच के देखो कि अगर बात वहाँ पे पल्यूटेड एयर की जा रही है और वाटर, पल्यूटेड एयर एंड पल्यूटेड वाटर की, दैट मीन्स कि पॉल्यूशन इन एयर एंड पॉल्यूशन इन वाटर को तब भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इकोलॉजी की पढ़ाई सिर्फ आज से, तब से नहीं, जब हमारे वेद पुराण ही हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ये पढ़ाई तब से चली आ रही है, नोइंगली और अननोइंगली। सो ये मोटा मोटा था, इंट्रोडक्शन था हमारा एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट की इंट्रोडक्शन यहीं तक है, इसके बाद हमारे काम की बातें ज़्यादा आने शुरू हो जाती है हमारे पास। जैसे कि अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स की। सो एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। देखो, कुछ भी चीज़ एक ऑर्गेनिज्म के आसपास आएगी या उसको अफेक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक पार्ट है किसका, एनवायरनमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, यानी कि बायोटिक प्लस एबायोटिक। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग बींग्स, लिविंग कंपोनेंट, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। तो यानी कि ये दो बातें, बायोटिक एंड एबायोटिक की बातें आपको समझ आनी चाहिए। तो इसके सम को क्या बोलेंगे हम कि एनवायरनमेंट है। इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो इवेंट्स होते हैं, ये जो भी चीज़ें होती हैं उसके आसपास इर्द गिर्द, वो भी किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस टू मैन, अच्छा वायरस की भी इसमें बात की गई है, ध्यान देना, वायरल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ environment। All organisms from viruses to men are obligatorily dependent on other organism and environment for food, energy, water, oxygen, shelter and for other needs। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, पानी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर के लिए या किसी भी अदर ज़रूरतों के लिए। द रिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स बताया गया, किसके, रिलेशनशिप और इंटरेक्शन जो है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्यों बताया गया, एक बार हम सोच सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ है, आपको लगता होगा कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने 15 मिनट लगा दिए। देखो, एक बार
जल्दी जल्दी में पढ़ के निकल जाने में फ़र्क है और किसी भी चीज़ को हॉलिस्टिकली अच्छे से करने में ब्रीफली फ़र्क है। व्हेन वी हैव टाइम एंड वी कैन एक्वायर द नॉलेज अच्छे तरीके से, हम एक एक पेज पे चाहे 10-10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट हमें देने पड़े, पर अगर हम उस पेज को ढंग से करके निकलते हैं, दिस इज़ नॉट अ नॉवेल जिसको 1 घंटे में 100 पेज पढ़ लिए जाए। दिस इज़ अ बुक एंड वी आर स्टडिंग इट फॉर UPSC CSE, द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया and considerably the toughest, one of the toughest in the world. So जब हम वैसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारी माइंडसेट भी उस तरीके का होना चाहिए, और वैसे एग्ज़ाम्स के पढ़ने के लिए माइंडसेट जब हमने बनाया है तो 20 मिनट फॉर अ पेज इज़ नॉट दैट मच। खैर, स्टार्ट करते हैं वापस से। तो कहता है कि हाईली कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप। देखा जाए बहुत कॉम्प्लेक्स है, सोचने वाली बात भी है, क्योंकि लिविंग बायोटिक एनिमल और नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट भी हमारे इसमें हैं। कभी तो आप देखेंगे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या कभी उसको हमारी ज़रूरत है। ये एनवायरनमेंट में हमेशा चलता रहेगा। तो ये दांव पेच जो लगे रहते हैं, इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से या नेचर के साथ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। The environment is not static. Both biotic and abiotic phase factors are in flux and keeps changing continuously. अच्छा, ये ना स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे बायोटिक और एबायोटिक जो है एक फ्लक्स में है और हमेशा चेंज होंगे। जैसे देखते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं। ग्रीन प्लांट्स आएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स आएंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे, पैरासाइट्स आएंगे, सिम्बायोट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, मैन आएगा। अच्छा देखो, आप कहोगे ना कि क्वेश्चन नहीं बनाती है UPSC ऐसे इस तरीके से, लेकिन UPSC अगर ना भी बनाए तो छोटे मोटे एग्जाम्स बना सकते हैं ट्रैप में। अब अगर वो पूछ देगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स, और उसमें ये जैसे 2 ऑप्शन दे दिए उसने, ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, और इधर से कोई 2 उठा के दे दिए, और फिर आपसे पूछ दिया ओनली 1, ओनली 2, 1 and 3, 2 and 4, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसने यहाँ पे ये आपको वाटर और एटमॉस्फेरिक गैसेस तो दिखेंगी कि भाई ये तो एबायोटिक है, पर जैसे आप ग्रीन प्लांट्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स में आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि क्लोरोफिल वाला मैटर आपको परेशान करेगा। आपको लगा कि यार क्लोरोफिल वाला जो ग्रीन प्लांट्स है ना, बस वही बायोटिक होना चाहिए, एबायोटिक होना चाहिए नॉन ग्रीन प्लांट, और यहीं फंस जाओगे आप। तो यानी मोटा मोटी हमें क्या बात याद रखनी है, हमें मोटा मोटी बस यही बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास में 7 फैक्टर्स दिए गए हैं, ये ही हैं बायोटिक। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी चीज़ हमें लेके आ जाओ, ऑलमोस्ट चीज़ें नॉन एबायोटिक ही होंगी। यानी एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो प्लांट्स किस में आएंगे, बायोटिक में। डिकम्पोजर्स किस में आएंगे, बायोटिक में। सिम्बायंट्स किस में आएंगे, बायोटिक में। एनिमल्स एंड मैन किस पाएंगे, बायोटिक में। बाकी सारी चीज़ें, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक, हीट फ्लो, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, एबायोटिक में। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़िश एक पॉन्ड में किस तरीके से उसका एनवायरनमेंट बनता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ फिश क्या होगा, इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट सच एज लाइट, टेम्परेचर इंक्लूडिंग द वाटर। जिस पानी में है वो भी तो एबायोटिक फैक्टर है। जो बाहर से जो सनलाइट आ रही हैं, कम ही सही आ रही हैं, या जब वो ऊपर आ रही है जो उसको सनलाइट मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अबायोटिक फैक्टर। अनदर थिंग इज टेम्परेचर। just because of UV rays, just because of sunlight, the temperature of the water gets heated up, and in winter season it gets cooled down. So the temperature is also a abiotic factor in which nutrients, oxygen and other gases, organic matter are dissolved. जिस पानी में वो भी एक abiotic component है और external है। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या होगा उसके लिए, तो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें, ठीक है, जैसे प्लैंकटन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं, विच इट अज्यूम्स एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स जो अंदर में उसके साथ में है। एल्गी फॉर्मेशन भी हो जाता है कई बार, तो वो भी एक फैक्टर रहता है।
तो ये सब चीज़ें क्या हैं उसके लिए, ये सब बायोटिक फैक्टर हैं। नेक्स्ट चीज़ अपने पास इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होगा फिश का। तो इट इज़ इनक्लोज्ड बाय आउटर बॉडी सरफेस। इंटरनल इन्वायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एज compared to the external environment. However, it is not absolutely constant. Injury, illness, or excessive stress upsets the internal environment. For example, if a marine fish is transferred to a freshwater environment, it will not be able to survive. क्योंकि वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट आपने बिगाड़ दिया। क्योंकि भाई एक मरीन फिश थी, उसको आदत थी, उसके अंदर के जो भी बॉडी ऑर्गन्स थे उनके इंटरनल इन्वायरमेंट को आदत थी सलाइन वाटर की, और आपने उसको फ्रेश वाटर में डाल दिया, यानी आपने डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कर दिया वहीं पे उसके साथ, तो डेफिनेटली उसको हार्म होगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ फिश। ओके, मूविंग अप टू द नेक्स्ट, अब बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। लेवल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इकोलॉजी में। तो द मेन लेवल जो है वो तो 6 ही हैं, और किस तरीके से हैं वो भी ध्यान से देख लेंगे हम, इस फिगर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या आ गया, इंडिविजुअल आ गया, दैट इज़ एनिमल, मैन, वुमेन, कोई भी हो सकता है ना, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। सो दैट इज़ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक पॉपुलेशन, दैट विल बिकम ए पॉपुलेशन। बहुत सारे पॉपुलेशन को मिला दिया जाएगा तो वो बन जाएगी कम्युनिटी, और बहुत सारी कम्युनिटी जब साथ में आएगी तो उसको बोलेंगे इकोसिस्टम, और अब ऐसे ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम मिलेंगे तो बनेगा हमारा बायोम, और बहुत सारे बायोम अलग अलग डिफरेंट जगहों के मिलेंगे तो फिर बनेगा बायोस्फीयर। यानी कि हमारे जो लेवल्स की अगर हम बात करें किसी भी इकोलॉजी की तो कितने हैं, 6 हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। पहले आता हमारे पास इंडिविजुअल, नेक्स्ट चीज़ आएगी हमारे पास इंडिविजुअल के बाद में नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी पॉपुलेशन, नेक्स्ट चीज़ आएगा हमारे पास कम्युनिटी, अनदर इज इकोसिस्टम, बायोम एंड देन बायोस्फीयर। लेवल्स हैं, बढ़ते जाएंगे ये। इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो क्या है कि इंडिविजुअल क्या है, हमारे ऑर्गेनिज्म इज इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये बस वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरियम हो सकता है, फंजाई हो सकता है, जो कि ऑर्गन से बना हुआ एक बॉडी रहता है, और साथ में अदर पार्ट्स इसके साथ में काम करते हैं ताकि वेरियस प्रोसेस ऑफ लाइफ को ये परफॉर्म कर सके, लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। तो भाई पॉपुलेशन क्या होती है, तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप, ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। जैसे इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक कॉमन आइडेंटिटी हमारी, हम है क्या है, इंडियन। सो इंडियन होने की कॉमन जो आइडेंटिटी है दैट इज़ इंडियन, तो ये हमारी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है, अब इसी में पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है डिपेंड करता है, इज द परसेंटेज, क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, परसेंटेज वेरिएशन है फ्रॉम बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन एट 2 डिफरेंट टाइम्स। 2 डिफरेंट टाइम्स का मतलब हो गया कि आज चलो मान लो 2025 चल रहा है और कल को हो जाएगा 2026, तो ये 2 डिफरेंट टाइम्स हो गए। इस दरमियान किसी भी सेट ऑफ कम्युनिटी की, सेट ऑफ पॉपुलेशन की, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जितना डिफरेंस आएगा काउंटिंग में, नंबर्स में, दैट विल बी द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान के चलो 2024 में 100 लोग थे इंडिया में और 2025 में 150 लोग हो गए, तो यानी कि 50 लोग बढ़ गए हमारे इसमें।
यानी कि हमारी ग्रोथ हुई है। अब परसेंट निकाल लेंगे हम, 50/100 इंटू में 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 50% ग्रोथ। नेक्स्ट है, अगले ही साल हम देखते हैं कि 75 लोग हैं 26 में। दैट मीन्स कि अब हम 100 से नहीं देखेंगे, अब हम 150 से देखेंगे, क्योंकि 2025 में हमारे पास 150 लोग थे। तो प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि मेन फैक्टर्स दैट मेक्स पॉपुलेशन इंक्रीज आर बर्थ एंड इमिग्रेशन। क्या क्या है? बर्थ है और इमिग्रेशन। अच्छा, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ सकती है, सोचने वाली बात है। दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 2 कारणों से। या तो दिल्ली के लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, या दूसरी बात है कि वहाँ पे इमिग्रेशन ज़्यादा होता है। इमिग्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इमिग्रेशन का मतलब तो वही होता है ना। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? द माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वही होता है इमिग्रेशन, कहीं एक चीज़ दूसरी जगह जाना। तो 2 तरीके से ही पॉपुलेशन बढ़ सकती है कहीं किसी जगह की। तो मेन जो है वो फैक्टर तो वो हो गया। और घटने का मेन कारण क्या है? डेथ हो या इमिग्रेशन हो। अच्छा, आई वाला इमिग्रेशन आपको पता होना चाहिए, इमिग्रेशन वाला आपको पता। इमिग्रेशन अलग हो गया, इमिग्रेशन अलग हो गया। इमिग्रेशन का मतलब कि वहाँ से लोगों का वापस जाना। अब जैसे मान लो लोग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु छोड़ छोड़ के दिल्ली आ रहे हैं। तो दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है हमारे पास इमिग्रेशन। और जहाँ केरल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, जहाँ पे भी लोग जा रहे थे, जहाँ से लोग जा रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा है? इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में फ़र्क है, ठीक है? सिर्फ शब्द का अंतर है, एक में ई है, एक में आई एम है। आई एम का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, इन। इम से आप याद रखो इन, अंदर आने की तरफ, जहाँ पे अंदर आने की बात हो रही है वहाँ पे हो गया इमिग्रेशन। और जहाँ पे एग्ज़िट की बात है, आई से इन हो गया और ई से एग्ज़िट हो गया, जहाँ से एग्ज़िट हो रहा है वो हो गया इमिग्रेशन, ठीक है? नेक्स्ट है द मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन आर अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है? लिमिटिंग फैक्टर की बात की जा रही है। ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन में क्यों होती है? क्योंकि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। ये तो हो गई बात पॉपुलेशन की। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन द एरिया ऑफ द ऑक्यूपाइड। डेंसिटी का सीधा मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, वैसे तो देखा जाए, या फिर नंबर अपॉन वॉल्यूम भी बोलते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो साइंस में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है N/V का, यानी कि N/A का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा लोग हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी। जैसे आप चलते होंगे रोड्स पे तो आपको एक बोर्ड दिखता होगा, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इज़ अप्रोचिंग, कीप स्लो, गो स्लो। तो ऐसी जो बातें हैं वो क्यों लिखी जाती है? घनी आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले। क्योंकि घनी आबादी का मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में थोड़ा सा एक्स एरिया है, अगर इतना सा एरिया है और ये सेम एरिया इधर है, इसमें 100 लोग रहते हैं और इसमें रहते हैं 50 लोग, इसमें मान लो 5 लोग रहते हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये होगा और लेस डेंसर कौन सा होगा? अपना 5 वाला होगा, क्योंकि सेम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ज़्यादा डेंस, कम से कम लोग तो कम डेंस। नेक्स्ट बात करेंगे कम्युनिटी की। तो अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी कम्युनिटी हम निकाल लेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स seldom occurs by themselves. The reason for this quite obvious. In order to survive, individuals of one species depend on individual of different species, which they actively interact. Example, animal require plants for food, ठीक है? एनिमल को क्या चाहिए? खाना चाहिए। एंड ट्रीज़ फॉर शेल्टर, ठीक है? और ट्रीज़ चाहिए घर के लिए। प्लांट रिक्वायर्स एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्जन एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट सप्लाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें प्लांट की ज़रूरत है, प्लांट को भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ह्यूमन ने नहीं लगाया पेड़ तो अपने आप तो जमेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं जो कि खुद से जम जाते हैं, पर बहुत सारे को तो करना पड़ता है ना, तो वो डिपेंड करता है दोनों एक दूसरे पे।
यानी एक फैक्टर बनता है। तो कम्युनिटी इन मोस्ट इंस्टेंसेस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म स्पीसीज। तो कम्युनिटी वही बनता है जो मोस्ट डोमिनेंट होता है, जो ज़्यादा जिसका वर्चस्व दिखता है। जैसे एग्जांपल में ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, दो इट में कंटेन्स हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड एनिमल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। चलो एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, आपको घास दिख रहा है सिर्फ वहाँ पे, मान लो एक दो गाय भी दिखती हैं आपको वहीं पे, फिर एक दो पेड़ भी दिख जाते हैं, पर मेजॉरिटी आपको घास दिखता है। तो आप क्या बोलोगे उसको? ग्रासलैंड ही तो बोलोगे, ये थोड़ी बोलोगे काउलैंड या ट्री लैंड, क्योंकि जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन में, आपने उसको कंसिडर करके क्या बोलते हैं मेजॉरिटी में है कि भाई वे वही है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिटी इज़ नॉट फिक्स्ड और रिजिड। कम्युनिटी जो होती है फिक्स्ड या रिजिड नहीं होती है, इट कैन चेंज। ठीक है, स्मॉल या लार्ज हो सकती है। आपको पता है कि स्काई जो है नॉर्थ इंडिया के ऊपर आर सीजनली फिल्ड विथ अ थिक सूप ऑफ एन एरोसोल पार्टिकल ऑल अलॉन्ग द सदर्न एज ऑफ हिमालयाज, बांग्लादेश एंड बे ऑफ बंगाल। नासा ने ये रिसर्च किया था। ठीक है, अब कम्युनिटी किस तरीके की हो सकती है? तो वही जैसे मैंने बात करी कि मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। ठीक है, अब जो लार्ज साइज होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब उनको कम फ़र्क पड़ता होगा अगल बगल से, सिर्फ वो सन की एनर्जी पे डिपेंड करते होंगे। ठीक है, और इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करते होंगे, तो वो मेजर कम्युनिटी हो गई। माइनर कम्युनिटी कौन सी हो गई? जो कि अगल बगल पे ज़्यादा डिपेंड करती होगी। ठीक है, और उसको सोसाइटीज़ भी बोलते हैं। ये सेकेंडरी एग्रीगेशंस विद इन अ मेजर कम्युनिटी, और ये जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है यूनिट्स एज फार एज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स आर कंसर्न। जैसे कि एक मैट हो गया लाइकन का काउडंग पैड पे। ठीक है, लाइकन का जो एक लेयर बन जाता है काउडंग, जैसे गोबर वगैरह पे आपने देखा होगा, एक चटाई की तरफ बिछ जाता है लाइकन का, तो उसको हम बोल सकते हैं माइनर कम्युनिटीज़। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इन अ कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली। कम्युनिटी में हैव वन और सेवरल स्पीसीज, एक या फिर ज़्यादा भी स्पीसीज हो सकती हैं, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द कम्युनिटी। The characteristic pattern of the community is termed as the structure which is reflected in the roles played by various population, their range, the type of area they inhabit, the diverse species in the community and the spectrum of the interaction between them। यानी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न क्या होगा कम्युनिटी का, उसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चर विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द रोल्स ऑफ प्लेड बाय वेरियस पॉपुलेशन, क्या क्या है? रेंज, द टाइप ऑफ एरिया जहाँ पे वो रहते हैं, द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ जिस कम्युनिटी में है वो है, और स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, आपस में कैसा है उनका स्पेक्ट्रम। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोलॉजी। दिस वाज ऑल अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमने अभी तक इसके लेवल्स में इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी को देख लिया है। 3 कंपोनेंट्स हमारे रह रहे हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में फिर फर्दर कितने टाइप्स हैं, क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके। उसके बाद फिर हम आगे में क्लासिफिकेशन वगैरह भी देखेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम को देखने के बाद में हम नेक्स्ट पे चलेंगे बायोम में, फिर बायोस्फीयर में, देन उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे एंड। सो बने रहिए, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।